गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है, गैंडे की हड्डी का प्रमाण किस एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है दैमाबाद, अल्लादीनो, आलमगीरपुर और अमरी। तो आप लोग देखेंगे कि जो गैंडे की हड्डी का प्रमाण मिला है वो अमरी से मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में आलमगीरपुर है, ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अल्लादीनो भी एक तरह से देखा जाए एक हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अमरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद हबीब, फिरदौसी, मिसप्रिंट हो गया हो, फिरदौसी लिखा है, अलबरूनी और अमीर खुसरो। तो आप लोग देखेंगे कि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन की विजयों का इतिहास और उसके राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या उसके बारे में बताया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है मछलीपट्टनम, पुलिकट, कालीकट, कोचीन। तो आप लोग देखेंगे कि डच जो कि भारत में 1605 में अपनी प्रथम कंपनी मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और ये भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, वह पहला सुल्तान कौन है जिसने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया? तो हमारे सामने ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी जो है ये 1316 से 1320 तक शासन करता है और इसकी जो नीति रहती है क्षमा करो और भूल जाओ, और इसने दक्षिण के राज्यों को डायरेक्ट अपनी सत्ता में मिलाने का कार्य किया। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण के राज्यों का जो है अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, और बड़े पैमाने पर इसको लागू किया गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके पहले के जितने भी शासक थे उन्होंने केवल विजित किया और उनसे कर वसूल किया, ना कि उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया दक्षिण के राज्यों को। ठीक है, बलबन की बात करी जाए, बलबन ने भी ग्रामीण प्रशासन में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि इसने 1279 में ख्वाजा नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की जो कि इक्तेदारों पर नियंत्रण रखता था, और इसके साथ ही साथ इसने जो है सिख या जिला एक नई इकाई प्रारंभ की। तो जिलों का जो संस्थापक है या जिलों की जो सबसे पहले एक प्रशासनिक इकाई स्थापित की वो बलबन ने की 1279 में। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन खिलजी, इसने दीवाने वकूफ नामक एक बोर्ड बनाया। ठीक है, जिसमें कागज पत्थर की देखभाल की जाती थी, मतलब उनको सुरक्षित रखा जाता था। इसी के समय में अमीर खुसरो पुस्तकालय का अध्यक्ष हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी वो शासक है जिसने ग्रामीण प्रशासन में हस्तक्षेप किया। इसने, ठीक है, इसने खुद मुकदम और बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए जो टैक्स वसूल करते थे ग्रामीण लेवल पे। और आप लोग देखेंगे कि इसके समय में जो राजस्व विभाग के अधिकारी थे उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि लोग कहते हैं कि लोग अपनी बेटी की शादी भी उनसे नहीं करना चाहते थे। इसने ऐसा उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मलिक नायक नामक हिंदू किसकी सेवा में था जिसने मंगोलों को हराया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। आप लोग देखेंगे कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। इसी के समय मलिक नायक नामक हिंदू था जो इसकी सेवा में था जिसने मंगोलों को हराया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर 1599 को होती है और 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देशों, उसमें भारत भी शामिल है, से व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए उनको परमिट मिलता है, जिसको 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि भारत के संदर्भ में वो परमिट जो है 1773 से फिर से रिन्यू होना शुरू हुआ हर 20-20 साल पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1609। ठीक, अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने कितने पगोड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था? तो ऑप्शन है 300, 600, 500 और 400। तो आप लोग देखेंगे कि 1632 में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पैगोड़ा में जो है सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है, अब सुनहरा फरमान कुतुब शाह ने जारी किया
और शाही फरमान 1717 में फर्रुखसियर ने जारी किया, ठीक है। वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संबंधित, ठीक है। तो इसका उत्तर है 500। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता किन-किन स्थलों से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या सभी से। तो हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों जगह से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए एक फैक्ट की बात आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी आकृति है वो लोथल का गोदीबाड़ा है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का हड़प्पा का विशाल अन्नागार आता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, फिर अन्नागार है। तो ये क्रम है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी आकृति गोदीबाड़ा है जो कि लोथल से मिला है। उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार है, ठीक है। तो इसमें सभी से मिला है। अगला प्रश्न है, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? क्वेटम, उपरोक्त सभी, ओटम या फैक्टर? तो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? अब जब अंग्रेजी फैक्ट्री की बात हो रही है और ऊपर से वैधानिक की बात हो रही है, तब यहाँ पे हम लोग सूरत की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, गोलकुंडा, सूरत और बालासोर। तो आप लोग देखेंगे अवैधानिक, जिसको बाद में हटाना पड़ा अंग्रेजों को, 1608 में सूरत में स्थापित होती है। लेकिन जो पहली वैधानिक होती है वो मसूलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 31 दिसंबर 1600, 24 अगस्त 1599, 24 सितंबर 1599 और 30 नवंबर 1600। तो आप लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 24 सितंबर 1599 में होती है, लेकिन उसको जो परमिट मिलता है वो 31 दिसंबर 1600 को मिलता है 15 वर्ष के लिए, ठीक है, पूर्वी देशों से व्यापार के लिए एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन स्थापना का पूछे तो 24 सितंबर 1599। अगला प्रश्न है, गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, जलालुद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो गुंबद निर्माण का पिता है अलाई दरवाजा, ठीक है, जो कि कुतुब मीनार के पास स्थित है, उसमें जो है एक उत्कृष्ट गुंबद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाता है और इसीलिए इसको जो है गुंबद निर्माण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। हाकिन्स ने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? ये टिपिकल क्वेश्चन है। हम लोग, ठीक है, अंग्रेजी में नहीं की थी, जर्मनी में नहीं की थी। अब तुर्की और फारसी में से क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि उसने जो है तुर्की भाषा में बात की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1588 में स्पेनी जहाजी बेड़े आर्मेटा को पराजित कर स्पेन व पुर्तगाल की अजेयता का मिथक तोड़ा? वहां में की जगह वह होगा, ठीक है। तो अब स्पेन व पुर्तगाल की बात की जा रही है क्योंकि दोनों तो अलग अलग देश है, तो ऐसा नहीं है। 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल को जीत लिया, तो चूंकि पुर्तगाल भी एक महान समुद्री शक्ति थी और स्पेन में और ये सब 1588 में किससे पराजित हो जाते हैं? इंग्लैंड से। जो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड और डेनिस, इंग्लैंड से पराजित हो जाते हैं और उनकी अजेयता का मिथक टूट जाता है और यहीं से इंग्लैंड का सूर्य उदय होने लगता है और एक ऐसा समय आता है कि आप लोग देखेंगे कि इंग्लैंड का जो सूर्य है कभी डूबता ही नहीं था, उसके साम्राज्य में कभी जो है सूरज ही नहीं डूबता था, ठीक है। तो 1588 में स्पेनी जहाजी बेड़े को इंग्लिश जहाजी बेड़े ने पराजित किया और ये जहाजी बेड़ा करना क्या चाहता था? एलिजाबेथ प्रथम को सत्ता से निष्कासित करना चाहता था, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते, ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनियों में सर्वप्रथम किस कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज और जेवॉक्स कंपनी और एस्टाडो दे इंडिया। तो आप लोग देखेंगे एस्टाडो दे इंडिया पुर्तगाली कंपनी है, ठीक है। अब जो दो ऑप्शन बचे, लिवेंट कंपनी और जो सेकंड ऑप्शन है, तो आप लोग देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन पे जो द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज है, इसकी स्थापना 1599 में होती है, तो इसके बाद ही इसको परमिट मिलता है। जबकि लिवेंट कंपनी को 1594 में ही पूर्वी देशों से व्यापार का परमिट मिल जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन लिवेंट कंपनी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जूते खेत का साक्ष्य किन सैंधव स्थलों से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कालीबंगा व सुरतगोई, बहावलपुर, बनावली, कालीबंगा। तो इसका जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा व सुरतगोई दोनों जगह से मिला है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कालीबंगा व सुरतगोई होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन है सर ड्रेक, जॉन मिडन हॉल, थॉमस स्टीफन और रॉल्फ फिंच। तो आप लोग देखेंगे कि 1582 में रॉल्फ फिंच आया हुआ है, ठीक है। और जॉन मिडन हॉल जो है 1590 के बाद आता है और स्थल मार्ग से आने वाला
प्रथम अंग्रेज है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो राल्फ फिंच होगा। अगला प्रश्न है, बर्नी के अनुसार बाजार व्यवस्था बर्न सिद्धांत पर आधारित थी, इसमें कुल कितने नियम थे? तो कुल कितने नियम थे? तो बर्नी जो बताता है कि इसमें 7, 5, 9 और 4 में से 7 नियम थे, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन 7 है। अगला प्रश्न है, सवल्ली हाल या सोल्ली हाल के युद्ध में पुर्तगालियों को किसने पराजित किया? तो आप लोग एक स्टोरी सुन लीजिए कि जब सूरत में 1608 में अंग्रेज अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो पुर्तगालियों के दबाव में आकर जहांगीर को अपनी अनुमति वापस लेनी पड़ती है और वो अवैधानिक जो फैक्ट्री होती है उसको अंग्रेजों को हटाना पड़ता है। लेकिन 1612 में जो है सावल्ली और सोल्ली हाल के युद्ध में पुर्तगालियों को जो है कैप्टन बेस्ट के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, जिससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये घटना 1612-13 की है और देखते हैं कि हम लोग उसी के बाद जहांगीर जो है 1613 में सूरत में अंग्रेजों को कंपनी बनाने का अधिकार प्रदान करता है, सॉरी फैक्ट्री बनाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कब हुआ? ऑप्शन है 1659, 1664, 1661 और 1667। तो आप लोग देखेंगे कि 1661 में उनका विवाह होता है कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का। अब यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा, तो ये लोग बंबई दहेज में दे देते हैं पुर्तगाली, ठीक है, अंग्रेजों को। 1668 में सॉरी चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं, तो चार्ल्स द्वितीय 1668 में इसको अंग्रेजों को दे देते हैं 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। उसके बाद वहां का जो प्रथम गवर्नर बनता है वो जॉर्ज ऑक्सीडेंट बनता है, ये 1 साल रहता है। उसके बाद जो है चार्ल्स अंगियार बनता है, जिसको मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या वास्तुकार या कर्ता धर्ता माना जाता है, ठीक है, जो कि 1669 में बनता है वहां का गवर्नर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1661। अगला प्रश्न है, लकड़ी के ताबूत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है हड़प्पा काल में? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और बनावली। तो आप लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र और सीपी का पटरी और तमाम चीजें मिली हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो लकड़ी के ताबूत का प्रमाण है ये हड़प्पा से मिला है और एकमात्र स्थल है जहां पर लकड़ी के ताबूत में जो है कब्र मिली है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि ये विदेशियों की कब्र रही होगी, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा से आपके जुटे हुए साक्ष्य, जुटे हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप का साक्ष्य, अग्निवेदी, अलंकृत ईंट, पक्की सड़क, इन सब चीजों का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? हड़प्पा। अगला प्रश्न है, खजाइन उल फुतूह किसकी रचना है? तो ऑप्शन है अलबरूनी, अमीर खुसरो, हसन निजामी, अबुल फजल। तो आप लोग देखेंगे कि अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिखी है, किताब सैयदना लिखी है। अमीर खुसरो ने जो है खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, किरानुस सरदेन, नू सिपेहर और मसनवियों की रचना की है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो अमीर खुसरो है। लेकिन इसके अलावा जो हसन निजामी ऑप्शन में है, इन्होंने जो है ताजुल मासिर लिखी है, जिसको विजयों का इतिहास कहते हैं। अबुल फजल ने जो है आपके अकबरनामा लिखा है, जिसको आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? ऑप्शन है वीर पांडे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, रामचंद्र देव और बीरबल। तो जब काफूर दक्षिण के अभियान पे गया होता है तो हम लोग देखेंगे 1308 में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा कोहिनूर हीरा जो है काफूर को दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जमींदार शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है बर्नी, इसामी, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जमींदार शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में आपके इसामी है, बाकी 2 ऑप्शन पे हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की। इसामी की एक रचना है फुतूह उस सलातीन, ठीक है, जिसमें और आपको पता होना चाहिए कि जो इसामी है वो बहमन सम्राट बहमनी राज्य में है, ठीक है। बहमनी जो राज्य है वहां के दरबार में ये निवास करते हैं, ठीक। और जो इनकी किताब है फुतूह सलातीन, ये भी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित, ठीक है। तो अरे सॉरी, इसका गलती से मैंने गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ अभी, छोड़िए इसको सही करूंगा तो क्या पता ये पूरा स्टार्टिंग से हो जाए। तो इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम जमींदार शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो ऑप्शन में है आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वो शासक है जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था और इसकी जो नीति थी कि माफ करो और
भूल जाओ वाली नीति थी, लेकिन इसने दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था में एक परिवर्तन किया। अभी तक जो दिल्ली के सुल्तान थे और दक्षिण के राज्यों को बस कर्ज राज्य बना के रखते थे, उनसे टैक्स लेते थे, लेकिन ये क्या करता है कि देवगिरी पे आक्रमण करके उसको जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है और वहां के राजा हरपाल देव की हत्या कर देता है, ठीक है। और देवगिरी का नाम बदल के कुतबाबाद रख देता है, जिसको खुतबाबाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से किस स्थान पर मुलाकात की थी? तो ऑप्शन है आगरा, सूरत, अजमेर और दिल्ली। तो आप लोग देखेंगे अजमेर में मुलाकात हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान बरादुओं पर अत्यधिक कृपा दृष्टि रखता था? तो ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन और कैकुबार। आप लोग देखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी के समय में बरादू मुसलमानों का जो है राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता है, और इन्हीं का एक नेता होता है जिसका नाम तो होता है नासरुद्दीन खुसरो शाह। वो मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके सत्ता को हस्तगत कर लेता है कुछ समय के लिए, ठीक है। और इस घटना को बरादू क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो 1320 में घटित हुई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व वसूल करने के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो ऑप्शन है दीवान मुस्तखराज, हिकमत अली, नाजिर और सराय अदल। तो आप लोग देखेंगे कि इसने दीवान मुस्तखराज की स्थापना की, जो है एक तरह से राज्यों पर नियंत्रण रखते थे और आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण के लिए कितने प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो ऑप्शन है 3, 8, 6, 5। तो 3, एक दीवान रियासत, दूसरा सहना ए मंडी। सहना ए मंडी तीनों सेना का प्रमुख होता था, इसके अलावा बरीद ए मुमालिक, ठीक है। तो जो दीवान रियासत था वो मलिक याकूब था, और जो सहना ए मंडी था वो मलिक कबूल था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। अगला प्रश्न है, बेदारा का युद्ध कब हुआ? बेदारा का युद्ध जो है देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से एक औपनिवेशिक शक्ति, यूरोपियन शक्ति जो है भारत में राजनीतिक जो उसका अधिकार होता है उससे वंचित हो जाती है, ठीक है। अब उसको केवल व्यापारिक कार्य करने होते हैं, और वो होते हैं डच, क्योंकि बेदारा के युद्ध 1759 में वो अंग्रेजों से हुगली नदी के किनारे पराजित हो जाते हैं, और भविष्य में अब उनको कौन सा कार्य करना रहता है? केवल व्यापारिक कार्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1900 सॉरी यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट हो गया है, 1639 में, याद रखिएगा, किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेल बेकंटप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रांसिस डे। बाकी टॉमस रो जहांगीर के समय में द्वितीय राजदूत है अंग्रेजों के। चार्ल्स नेपियर सिंध विलय से संबंधित है। जॉर्ज ऑक्सीडेंट जो है बंबई के प्रथम गवर्नर है 1668 में, ठीक है। तो इस और इन्हीं का एक भतीजा है जिसका नाम है हेनरी ऑक्सीडेंट। वो शिवाजी का जब राज्याभिषेक होता है 1674 में, तो वो वहां उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्रांसिस डे, जिनको मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, वो पहला सुल्तान जिसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूलना सर्वप्रथम प्रारंभ किया। ये समझ लीजिए कि ये मध्यकाल की एक प्रमुख घटना थी कि किसी शासक ने वास्तविक भूमि पर और भूमि की उर्वरा के आधार पर लगान वसूलने का कार्य किया, और अलाउद्दीन के समय में जो लगान की दर थी वो 1/2 थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश और मुबारक शाह खिलजी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से गठिया रोग की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है आपके सामने मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो, हड़प्पा और अमरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हड़प्पा है। जो मोहनजोदड़ो है वहां से मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं किसको? यूआर कैनेडी को, ठीक है। अमरी से गैंडे की हड्डी मिली हुई है, ठीक है। अल्लादीनो भी एक हड़प्पाकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, मुबारक खिलजी ने किसका नाम कुतबाबाद या खुतबाबाद रखा? तो हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में आपको मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया था, तो उसने देवगिरी का जो नाम है वो क्या रखा था? खुतबाबाद रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? अब चूंकि मैंने इसमें अंग्रेज या डच मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, तो दोनों के लिए जो पहली वैधानिक फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम है, जिसमें डचों ने 1605 में स्थापित की और अंग्रेजों ने 1611 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट में कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया? तो 1833, 53, 35, 36 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का नाम जो है छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, बड़ा वाला नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। 1833 होगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी बेरिंगदे ओस्टो इंडिसे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी पिछले मतलब क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया है,
कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1602 में हुई है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1602, 19, 7 और 11। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1602। अगला प्रश्न है सीदी मौला ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, खिलजी खां और जलालुद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे सीदी मौला जो है फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन का शिष्य है, जो कि सूफी संत है, और ये बलबन के परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित करके ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन को सत्ता से हटा के सत्ता को हस्तगत करना चाहता था। तो ये प्रथम और अंतिम अवसर था जब इतनी क्रूरता दिखाता है जलालुद्दीन खिलजी और सीदी मौला को जो है हाथी के नीचे कुचलवा देता है। और कहा जाता है कि इस घटना के बाद इसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, तो लोगों ने कहा कि इसने एक संत आदमी की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसके प्रजा को ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है। तो ये जो सीदी मौला की हत्या की घटना है, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय की है। अगला प्रश्न है दीवानी रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मसूद शाह, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और आलम शाह। तो आप लोग देखेंगे दीवानी रियासत जो है बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमने लग रहा है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो यहाँ तक थे, बस केवल एक 12 नंबर का क्वेश्चन है जिसपे हमने टिक नहीं किया है। 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? गोवा, कोचीन, सालसेट व बसीन, उपर्युक्त सभी या सूरत व दमन। तो हम लोग देखेंगे कि सालसेट व बसीन पे 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों को हरा के क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, लगता है कोई और क्वेश्चन छूटा हुआ है, एक 34 छूटा हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से गठिया रुख की जानकारी मिलती है? तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन किया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हड़प्पा है। ठीक है, तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। हम लोग अगली वीडियो में फिर से ऐसे ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेके मैं हाजिर होऊंगा। ठीक है, और इसमें जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं वो इसमें तो मिक्स आपको दिखते होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कालानुक्रम की दृष्टि से मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। जैसे एंशिएंट में एंशिएंट से टॉपिक वाइज आ रहे हैं, मेडुअल में मेडुअल से और मॉडर्न में मॉडर्न से। ठीक है, थैंक यू।